हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए चलिए शुरू करते। अरे कुछ नहीं, ब्रेक लिया था ना हमने, बोला तो था कि 1 मिनट का ब्रेक दे दो, मुझे थोड़ा जूस पीना है। युगांडा का जूस पीना था, मैंने मंगाया तो पिया नहीं था मैंने। चलो छोड़ो। सबसे पहली बात समझिए कि ये ए वेक्टर है। हाँ सर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हाँ सर ये बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन में क्या बताया आपको? हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन में आपको बताया कि पहले वेक्टर को ड्रॉ करिए। ये रहा आपका पहला वेक्टर, इसको मैंने ड्रॉ किया। चलिए पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया। जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है, जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू करेंगे। एकदम टन टना टन टन टना टन टन दूसरा वेक्टर शुरू कर देंगे। ये बी वेक्टर है। अब क्या यहां पे ए और बी दोनों का टेल था? हां सर। टेल से टेल कब मिलाते हैं? जब एंगल देखना होता है। हेड से हेड कब मिलाते हैं? जब एंगल देखना होता है। क्या दोनों का टेल से टेल है? ये एंगल सही है। हां, ए को ड्रॉ किया। ए जहां पे खत्म हो रहा है, खत्म कहां पे? जहां हेड होता है। जहां हेड होता है वहां खत्म होता है। जहां ए खत्म हो रहा है वहीं से बी शुरू करेंगे। वहां से बी शुरू कर दिया सर, एकदम टनाटन। ये ए और बी के बीच में एंगल ये वाला आपका क्या है? थीटा है। अब ध्यान से थोड़ा विजुअलाइज करके देखना। ए के टेल से बी के हेड को मिलाएंगे। क्या करेंगे? ए के टेल से बी के हेड को मिलाएंगे। पहले वाले के पूंछ से दूसरे वाले के सर को मिलाएंगे। ये आपका ए और बी का क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। ये आर मिलेगा वेक्टर। अब मुझे ये बताओ बी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था? थीटा। क्या ये एंगल तो रहा थीटा से कम नहीं है अल्फा? ये किसके बीच का एंगल है? आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। अब अपन ने क्या बताया आपको कि बी का कंपोनेंट ले लो। इस बी वेक्टर जो थीटा एंगल पे इसका कंपोनेंट लोगे यहीं तक आएगा। ये होगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका इस बी वेक्टर का कंपोनेंट बी साइन थीटा। बोलो हां कि ना? हां सर। अब इसको थोड़ा सा और रीड्रॉ करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। ये पूरा बेस हो गया ए और बी जोड़ के ए प्लस बी कॉस थीटा और ये था ए साइन थीटा। ए के हेड से बी के टेल को मिलाओ। ए के हेड से बी के टेल को मिलाओ। ये तुम्हारा रिजल्टेंट आर। ये एंगल बन रहा अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा सर? tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। देखो ए साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। 1 मिनट, ये अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। यही तो है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। यही तो है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। यही तो है। हां सर। तो ये बेटा रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ एंगल हमने निकाला है। कैसे? याद रखो tan अल्फा बराबर क्या होता है? तो जिससे एंगल निकाल तो आता है ए साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा, 1 मिनट कुछ गलत लिख दिया रे, कुछ गलत। ये बी है, वही तो मैं कहूं ये बी है, ये बी है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, ध्यान से देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। tan अल्फा बराबर क्या होगा? बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जहां से एंगल आप ले रहे हो रिजल्टेंट का वो ए यहां आएगा और ऊपर में बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे याद रखो ना, tan अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो जहां से एंगल लगते हो वो पूरा का पूरा ए है। जहां से एंगल हम देख रहे हैं ए वेक्टर से अल्फा देख रहे हो, पूरा का पूरा ए है प्लस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा। ये बेस हो गया ना। देखो ना, विजुअलाइज करो। रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल देख रहे हो तो पूरा का पूरा ए और बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। अगर ये विजुअलाइज हो गया तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, बस टेम्पलेट में सॉरी थम्स अप कर दीजिए। अब ये हमें देखना है कि ये पूरा बेस और ये परपेंडिकुलर। बेस का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बनता है। तो जो रिजल्टेंट बनता है वो बनता है पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब यहां पे जो रिजल्टेंट है एक बार और लिखते हैं, जितनी बार लिखेंगे हमें याद होगा अच्छे से। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा। हां सर 2ab cos थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर, ये एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, एकदम साफ सुथरा और परफेक्ट है। अब यहां से एक चीज विजुअलाइज करें,
मान लो कि दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होता तो अगर ये 0 डिग्री एंगल होता, देखो ना ये एंगल 0 डिग्री होता, मतलब ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर भी इधर, तो रिजल्टेंट कहां जाता? ए वेक्टर इज लाइक कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहा हूं, बी वेक्टर मतलब 20 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहा हूं, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अगर थीटा 0 है तो रिजल्टेंट भी इसका इसी तरफ होगा। हाँ, और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सिंपल ए प्लस बी। ये होनी चाहिए था, मैंने सोचा है। अब चलो फॉर्मूले से देखते हैं। अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 बेटा क्या होता है? सर कॉस 0 1 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। हाँ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिंपल ए प्लस बी बचेगा। तो ये रिजल्टेंट है ए और बी का, जब ए और बी के बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो क्या सिंपल उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे? मैंने बोला था जब दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है तो उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। क्या हो? उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। देखो ये मान लो 10 आई कैप और 20 आई कैप, तो 30 आई कैप हो जाता सिंपल, उनके मैग्नीट्यूड का सिंपल एडिशन होगा। बोलो पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं? अगर मैं यहां पे थीटा 90 डिग्री रख दूं तो 90 डिग्री का मतलब समझो, ये पूरा का पूरा ए वेक्टर एक्स में और ये बी वेक्टर ऊपर वाई में। अब सोचो कि अगर मैं बी को शिफ्ट करके ए के हेड से शुरू करूं तो यही बी वेक्टर बनेगा। हाँ, ए के टेल से बी के रिजल्टेंट को मिला दो, बी के हेड को मिला दो, ये रिजल्टेंट होगा। ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा? सर ये एंगल थीटा है, ए एक्सिस से मान लो कुछ अल्फा एंगल बन रहा है, यही तो रिजल्टेंट का एंगल बनेगा। अब ये जो रिजल्टेंट है ये पूरा का पूरा इसका एक्स कंपोनेंट ए है, वाई कंपोनेंट बी है, तो तुम्हें नहीं लग रहा रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर बेस का होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर? हाँ सर, थीटा 90 पे यहां पर रखो, कॉस 90 बोलो क्या होगा? सर कॉस 90 होता है 0। ये थीटा 90 रखोगे तो कॉस 90 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैच कर गया। भाई साहब क्या विजुअलाइजेशन है, मैं तुम्हें कैसे बता रहा हूं, पता चल रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें डबल लेयर समझा रहा हूं, डबल लेयर। थम्स अप कर दो टेम्पलेट में अगर समझ आए तो। डबल लेयर, डबल लेयर कैसे? कि अगर मान लो दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, तो यहां पे दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, तो यहां 90 रखोगे, कॉस 90। सर कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, 0 में ये मल्टीप्लाई होकर 0, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा? ये अगर 0 ही हो गया तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने समझाया। और अब मैं डायग्राम से समझा रहा हूं कि मान ले बेटा ए वेक्टर है ये, और इससे परपेंडिकुलर तेरा ये बी वेक्टर है, तो ये पूरा का पूरा एक्स में हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर तुम्हारा वाई में हो गया, तो रिजल्टेंट ये होगा। हाँ, अब ये रिजल्टेंट क्या बनेगा? ये बेस का होल स्क्वायर, देखना यहां से बेस का होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर का रूट, और यही तो बना है। देख डबल लेयर कंसेप्ट है कि नहीं? बताओ डबल लेयर कंसेप्ट है कि नहीं एकदम? अब बताओ अगर थीटा तुम्हारा 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री का मतलब क्या है? कि मान लो वेक्टर ए आगे है और ये जो वेक्टर बी है ना बेटा वो ऐसे पीछे है। अब इन दोनों को तुम जोड़ रहे हो, अब जोड़ोगे तो क्या बनेगा बोलो? आर बराबर बनेगा ए वेक्टर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये बनेगा। इसमें मिनिमम रिजल्ट आएगी। अब यहां पे फॉर्मूले से देखो, यहां पे रखो 180 कॉस 180, यहां पे चलो ना फॉर्मूले से देखते हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 होता है कॉस 180 होता है -1, तो बताइए क्या बन जाएगा? प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 बता क्या होता है? -1, तो ये बनेगा -1। तो ये बन गया तुम्हारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस देखो कॉस 180 -1 माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा a माइनस बी। अगर दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, उनको जोड़ रहे हो, तो सीधा a माइनस बी रिजल्ट होगा। तो ये तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई यहां पे, ये जो मैंने तुम्हें बताई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई मेरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो वेक्टर को अगर आप जोड़ रहे हो और दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो सीधा उनका रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, उनके बीच में एंगल 90 है, ऐसे है, तो रिजल्टेंट देखो ये आर, ये आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
दो वेक्टर आप ऐड कर रहे हो, उनके बीच में 180 का एंगल है, ये आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है, तो उनको ऐड कर रहे हो, तो उनका एडिशन का मैग्नीट्यूड होगा a माइनस बी। क्या ये मिनिमम होगा? क्या यहां पे जो एडिशन का मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम होगा, क्योंकि एंगल 180 था, a माइनस बी। अब अगर एंगल 0 है तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम है a प्लस बी। अगर एंगल थोड़ा 60 है तो सर एंगल अगर 60 है तो थोड़ा रिजल्टेंट कम होगा, एंगल 90 है तो रिजल्टेंट और कम होगा, एंगल 120 है तो और कम होगा, और सबसे कम रिजल्टेंट होगा 180 डिग्री पे, सबसे कम रिजल्टेंट होगा 180 डिग्री पे। तो दो वेक्टर को जब आप जोड़ते हो तो उनकी वैल्यू मैक्सिमम a प्लस बी से लेकर के मिनिमम a माइनस बी के बीच होती है, उनके एंगल्स पे डिपेंड करता है। अब ये सेम चीज ना बेटा हम आपको यहां पे फील कराएंगे, सवाल से फील कराएंगे। टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 एक्टिंग एट डिफरेंट एंगल, पहले 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, देन फाइंड रिजल्टेंट। अब ये चीज हम फील कराएंगे कि एक वेक्टर है a जिनका मैग्नीट्यूड है 3 और 4, एक वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 3, डायरेक्शन नहीं पता, दूसरा वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 4, डायरेक्शन नहीं पता। अगर उसका डायरेक्शन 0 डिग्री है मतलब पैरेलल है, तो पहले केस में क्या हो जाएगा रिजल्टेंट बोलो? चलो फॉर्मूला से करते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 0, यही लगाओगे फॉर्मूला। करते हैं एक बार, क्या हो जाएगा एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मुझे बताओ 3 का होल स्क्वायर क्या होगा सर? 9। 4 का होल स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 4 3 12, 12 दूना 24, 24 cos 0 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 9 25, 25 24 49, रूट 49 इज नथिंग बट 7। सर एक तो एकदम बकलूली हो गई। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री था तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री लिया ना, यहां पे पहले केस में थीटा 0 डिग्री लिया, पहले केस में अगर थीटा 0 है तो आगे 3 और आगे ही 4, तो 4 और 3 7 होगा। हाँ तो फॉर्मूले से भी आ रहा है, 7 होगा, वो फील आ गया और फॉर्मूले से भी आ गया, तो ज्यादा समझ आएगा कि नहीं आएगा बताओ? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिख के बताओ। चलो दूसरा देखो, 60 डिग्री एंगल है। अगर 60 डिग्री एंगल है तो इसका तो कोई डायरेक्ट मेथड है नहीं, क्योंकि एंगल तो 60 डिग्री है। तो कैसे करोगे? पूरा अच्छे से करेंगे। r बराबर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60, यही तो फॉर्मूला है। तो cos 60 बेटा होता है हाफ, हाफ से 2 कट जाएगा। अरे यार इतना तो फील कर ले, cos 60 हाफ होता है, तो 1 बटा 2 रखोगे तो 2 और बटा 2 कट जाएगा, 4 3 12, 12 प्लस 25 रूट 37, रूट 37 लगभग 6.1 लिख सकता हूं, लगभग अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं बेटा, रूट 36 होता है 6। चलो तीसरा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या होगा? रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। बेटा कॉस 90 0 होता है तो पूरा खा जाएगा, तो सर 90 डिग्री पे तुम्हें पता है ना x कंपोनेंट का होल स्क्वायर y कंपोनेंट का होल स्क्वायर, ये 9 और 4 रूट 25 मतलब ये 5 आएगा। अच्छा चौथा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो 120 पे भी कर ले क्या एक बार? चलो बेटा 120 पे भी कर लेते, चौथा 120 पे भी कर लेते, चलो 120 डिग्री पे। तो थीटा 120 डिग्री पे देखते हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16। अब स्क्वायर करके लिख रहा हूं ना बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, नहीं देख रहे हो? 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120 की वैल्यू याद करो, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस हाफ। तो ये हो जाएगा 16 9 25 माइनस, क्योंकि cos 120 निगेटिव आएगा तो इसको निगेटिव कर देगा, 2 इंटू 4 12 इंटू हाफ, 2 से 2 कटेगा, 25 माइनस 12 तो रूट 13, लगभग रूट 13 आएगा। ठीक है, और पांचवा अगर थीटा 180 डिग्री है, अगर थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट होगा तेरा 4 माइनस 3,
4 माइनस 3 1 के बराबर आएगा, सिंपल 1 के बराबर आएगा। सर माइनस 1 नहीं हो जाएगा? अबे a माइनस बी या b माइनस ए, तो कुछ भी कर, जो उनका रिजल्टेंट 180 डिग्री पे, उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा 1, बस 3 में से 1 घटाएगा -1, माइनस वहां पे कुछ नहीं बता रहा, मैग्नीट्यूड में निगेटिव नहीं होता, 1 आएगा। √13 लगभग अगर मैं लिखूं तो √9 होता है 3, √16 होता है 4, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.45 मान ले, है ना। अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेट 3.5। अब देखो जैसे जैसे वेक्टर के बीच में एंगल बढ़ रहा था, पहले एंगल था 0, फिर था 60, फिर था 90, फिर था 120, फिर था 180, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था उनकी रिजल्टेंट घटेगी। देखो पहले 0 डिग्री पे है रिजल्टेंट 7, फिर 60 डिग्री पे रिजल्टेंट 6.1, फिर 6, पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3 पॉइंट समथिंग, फिर 1। क्योंकि जब वो 0 है, तो देखो 0 है तो एकदम सीधा हो गया, 0 है तो एकदम सीधा हो गया, सिंपल ऐड हो जाएगा। 7, फिर एंगल बढ़ा तो 6, फिर एंगल बढ़ा तो कितना हो गया 5 90 डिग्री पे, फिर तुम्हारा 3.5, फिर 0। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, सर थर्ड रॉन्ग है। ये थर्ड रॉन्ग कहां से है यार? यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 √25 मतलब 5, कहां रॉन्ग है? अंडरस्टूड है भाई, स्क्वायर छूट गया था यहाँ पे, 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा, 16 9 25 5। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है रिजल्टेंट क्या हो रही है? घट रही है। अब यहां पे एक और चीज विजुअलाइज करके देखो कि जो रिजल्टेंट है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? सर सिंपल उनके मैग्नीट्यूड का सम। देखो सबसे सिंपल उनके मैग्नीट्यूड का सम, a प्लस बी के बराबर या उससे छोटी है। इसकी जो रिजल्टेंट है 3 और 4 का, वो 7 से ज्यादा नहीं जा सकता, 7 मैक्सिमम है। इससे देखो ना मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लाके दिखाओ तो मैक्सिमम है सिंपल उनके मैग्नीट्यूड का सम, और सबसे कम होगा a माइनस बी या उससे बड़ा होगा। तो किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से लेकर के उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर रहता है। भाई यहां पे अलग अलग निकाल के मैंने दिखाया, -1 नहीं होगा बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल रहे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो तू यहां पे ना तू नहीं समझता है यार, सच में तू बहुत बुर्बक है। मतलब एक होता है बुर्बक और एक होता है महाबुर्बक, एक होता है महाबुर्बक का भी सरदार। 3 - 4 बराबर -1, लेकिन मैं तो मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, रिजल्टेंट की वैल्यू देख रहा हूं, तो वैल्यू तो एक ही आएगा ना भाई। मैं यहां पे जो निकाल रहा हूं ना वो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं आती। बात बुर्बक यार, कैसे -1 होगा? अब इसने किसने बोला कि तुम्हें a प्लस बी को जोड़ रहा है ना, क्या बोलूं मैं, ये जो निकाल रहा है ना ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, और इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है a माइनस बी या b माइनस ए, कर दे कुछ भी चलेगा यहां पे। क्यों? अच्छा देख, ये √a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर या b माइनस ए का होल स्क्वायर कर, जब तू होल स्क्वायर कर ही दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा ज्यादा फील करना, फील कर, और फील आ जाए तो कमेंट बॉक्स में दिल टाइप कर देना, टाइप करना इस बार। देख बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और b माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो, एक ही चीज है, क्योंकि a माइनस बी से उल्टा करोगे तो एक निगेटिव आएगा, होल स्क्वायर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये रूट से स्क्वायर कटेगा तो a माइनस बी बचेगा, तो a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, एक ही चीज है। यहां पे बड़े में से छोटे घटा देना बस। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, ये समझते हो, ये समझते हो, ये समझते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं लिखूं और b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं। अगर ऐसा लिखता हूं होल स्क्वायर तो सही है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 2 फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्स एट अ पॉइंट, if the resultant force is 17 न्यूटन, then angle between the force has to be। बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक वेक्टर है 8 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है 15 न्यूटन, और उनके बीच का रिजल्टेंट है 17 न्यूटन।
तो एंगल बिटवीन वेक्टर बताओ। तो क्या तुम्हें आर पता चल गया? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी लिख सकता हूं। क्या किया इसमें जरा बताना। इसमें सर आपने ये किया कि इधर जो रूट था ना उसको उस तरफ ले गए। इसमें आपने ये किया कि इधर जो रूट था उसको हम उस तरफ ले गए। ये तो फॉर्मूला था कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस रूट को उधर ले गए। तो ये है रिजल्टेंट 17 है। तो 17 का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 2 8 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा। 17 का होल स्क्वायर बताओ कितना होता है? 17 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर बिल कैलकुलेट करो। नहीं याद है, मान ले तुम ब्लैंक हो गए, याद ही नहीं, तो कर लेना 17 गुना 17 कर ले, क्या फर्क पड़ता है। 49 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 7 4 11 119 और फिर 17 तो 9 7 1 8 289। देख 289 हो गया बराबर 8 का होल स्क्वायर 64 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस 15 दूना 30 और 8 3 24 240 cos थीटा। अब एक बात बता, 225 और 64 कितना हो जाएगा सर? 5 4 9 6 2 8 289 और इधर भी 289 प्लस 240 cos थीटा। ये 289 इधर जाएगा तो 289 माइनस 289 जीरो हो जाएगा। जीरो बराबर 240 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर जीरो आ गया। cos थीटा अगर जीरो है तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। अगर cos थीटा जीरो है तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। ले 17 का होल स्क्वायर होता है 289, तो 17 का होल स्क्वायर 289, 8 का होल स्क्वायर 64 और 15 का होल स्क्वायर 225। 225 और 64 जोड़ के हो जाएगा 289। ये 289 इधर गया तो जीरो। जीरो बराबर 240 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर जीरो बटा 240 मतलब जीरो। जीरो को 240 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos थीटा जीरो आ गया। और cos थीटा की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। ले अच्छा, दो वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं, दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच में ही होता है। रिजल्टेंट क्या होता है? उसके बीच में ही होता है। दो वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं, यहां पर डायग्राम बनाया था मैंने, दो वेक्टर जैसे ए और बी को जोड़ा तो तुमको नहीं लग रहा कि एक्स एक्सिस से बी ज्यादा एंगल, अगर मैं बी को यहां प्लॉट करूं तो बी इधर आएगा। अब बताओ, बी और ए के बीच में रिजल्टेंट है, हाँ, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं बोल रहा हूं, बीच में रहेगा मतलब उनके बीच में कहीं ना कहीं लाइज करेगा। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा और समझाता हूं। जैसे देख, मान ले कि ये वेक्टर है तेरा ए और ये वेक्टर है तेरा बी। अब इसका रिजल्टेंट कहां होगा बोलो? सब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि ए जहां खत्म होता है वहां से बी को शुरू करो। मतलब इस बी को यहां लगा दो, बी को पैरेलली शिफ्ट करके आप यहां बना सकते हो। जहां ए खत्म हुआ वहां से बी शुरू करो, बी का हेड आ गया। ये ए के टेल से बी के हेड को मिलाओ, बताओ ये रिजल्टेंट है। एक बात बताओ, ए और बी के बीच में एंगल कितना है सर? 90 हो तो दिख रहा है। ए और बी के बीच में एंगल कितना? 90 हो तो दिख रहा है। ये एंगल हो जाएगा रिजल्टेंट और ए के बीच में। क्या ये जो अल्फा है वो 45 डिग्री से कम होगा क्या सर? मतलब नहीं समझे, मतलब समझाता हूं। अगर ए और बी एकदम बराबर बराबर होता, जैसे ये डायग्राम देखो, मान लो ये ए है और ये तुम्हारा बी है, तो ये रिजल्टेंट ना यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाता। अगर ए की मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता, मान लो ये 10 और ये भी 10, तो परपेंडिकुलर 10 हाइपोटेन्यूज 10, तो ये एंगल बीच में आएगा एकदम। तो दो रिजल्टेंट, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है एग्जैक्टली बीच में जब जाएगा, जब उनके दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा, तो ये 45 डिग्री बनेगा। अब अगर जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्या रिजल्टेंट उसकी तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगा? जैसे मैं यहां पे बताऊं तुम्हें, मान लो ये बी वेक्टर है और ये साहब आपका ए वेक्टर था, तो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं बी को यहां शिफ्ट कर दूं तो रिजल्टेंट कुछ ना ये बनेगा कहीं ना कहीं। अब बताओ, ये रिजल्टेंट अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल देखा, अल्फा 45 से ज्यादा होगा कि नहीं? तो जो रिजल्टेंट होता है ना, बड़े वाले वेक्टर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है। सोचो, जो एंगल होता है वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है। जो वेक्टर बड़ा है उससे कम एंगल बनाएगा क्योंकि उसके पास सारा चिपकेगा। समझ आ गया? ये तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। तो बहुत आसान है यार, डायग्राम से फील आ रहा है।
हम यहां पे रफ डायग्राम बना के आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना बी का मैग्नीट्यूड है, बता ना भाई ये 10 है ये भी 10 है, तो रिजल्टेंट बीच में ही जाएगा ना यार। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो रिजल्टेंट इसके पास रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट बी के पास रहेगा, मतलब ए से दूर जाएगा। बोलो, ये तो एकदम एकदम आसान चीज है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, टू फोर्स F1 बराबर 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड F2 बराबर 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज, आराम से एक ऐसे बना लेते हो तुम, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो बोला है कि फोर्स F1 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो ये 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ है, एंड 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन, जहां पे पहला खत्म हुआ है वहां से दूसरा न्यूटन बना लिया मैंने, 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ बना लिया। अब इसका रिजल्टेंट बताओ क्या होगा, क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है? हाँ सर है, तो रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट होगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर 100, 150, 150 को तुम क्या लिखोगे, 25 गुना 6 लिख लो, पक्का 150 होगा। अरे नहीं यार चाचा यार, 5 का होल स्क्वायर 25 होता है और 10 का होल स्क्वायर 100, 125 आएगा, चमन कहीं का। 125 को तुम लिख सकते हो 25 गुना 5, 25 रूट से जहां जाएगा तो 5 रूट 5 आंसर आएगा। क्या यार चमन, देख मेहनत हमेशा ज्यादा करो, ठीक है, मेहनत हमेशा ज्यादा करो। ये देखो, F2 वेक्टर, F2 वेक्टर, 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एंगल थीटा, एंगल थीटा, then its resultant will be, तो देखो ध्यान से, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, देन इट्स रिजल्टेंट विल बी, दो वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए, ठीक है, और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू तो ए है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। सर ये समझ नहीं आया, अरे 6 बार लिखा होगा मैंने, कम से कम 6 बार नहीं 16 बार लिखा होगा, 6 बार तो थ्योरी पढ़ाते हुए, 10 बार सवाल सॉल्व करते हुए, कि दो वेक्टर अगर ए और बी है और उनके बीच का एंगल थीटा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। हाँ सर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। यहां से ध्यान से लिखो, ए स्क्वायर क्या 2a स्क्वायर होगा प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर कॉस थीटा, यहां से 2a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, हाँ कि ना, 2a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 2a स्क्वायर अगर तुम कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यो 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है, जो कि सिर्फ एक ही जगह पे यूज होता है, इसको तुम्हें याद रखो ना रखो जरूरी नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेंशन नहीं लेना। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर क्या याद रखना वो बता दो, अभी बताता हूं। अब बताओ, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, रूट 4, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है रूट अंडर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर था, 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके अंदर में, रूट के अंदर में 3 टर्म है और तीनों का स्क्वायर है, रूट के अंदर में 3 टर्म है और तीनों का स्क्वायर है। ए स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो ए, 4 रूट के बाहर जाएगा तो 2, और कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट और स्क्वायर कटेगा तो कॉस थीटा बाई 2, ये याद रखना है। ये बेटा आपका
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमआर स्टार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज होता है। यूं कहूं कि पूरे लॉज ऑफ मोशन में, इलेक्ट्रोस्टैट में, ग्रेविटेशन में यूज होता है, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैट में, ग्रेविटेशन में, हर जगह यूज, लॉज ऑफ मोशन में, मोशन इन अ प्लेन में, हर जगह यूज होता है। क्या ये, एक बार और लिखता हूं, देखो ये तीनों प्रोडक्ट में है। हाँ, जब ये रूट से बाहर जाएगा, तो अगर 4 रूट से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा सर? अगर 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2, ए स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो ए, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो स्क्वायर और रूट कटेगा तो कॉस थीटा बाई 2। तो दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। क्या होता है चौधरी? 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। अगर इन दोनों के बीच में बेटा एंगल तुम्हारा 0 डिग्री है, या एंगल 60 डिग्री है, या एंगल 90 डिग्री है, या एंगल 120 डिग्री है, या एंगल 180 डिग्री है, हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग एंगल पे रिजल्टेंट क्या होगा। मान लो दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 क्या होता है 1, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2a। होना भी चाहिए। मान लो एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर जिसकी वैल्यू a है और दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो a 2a होगा। देख यहां पर क्या टाइम पास चीज है यार। चल नेक्स्ट देख, मान ले r है, तो 2a, देखो r बराबर 2a, cos थीटा की वैल्यू है 60, तो रखोगे cos थीटा की वैल्यू रखोगे 60/2, cos 60/2 30, cos 30 होता है √3/2, 2a इंटू √3/2, तो 2 से 2 कट गया, r बराबर √3a आ रहा है। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच 60 डिग्री का एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट होता है √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर। क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर। अब 90 डिग्री की अगर हम बात करें, 90 डिग्री की बात करें, तो r बराबर हो जाएगा 2a cos 90/2। देखो भाई ये तेरा एंगल है थीटा, थीटा बाई 2 लिखते हैं, 90/2 45, तो 2a cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, √2 से 2 कटेगा, रिजल्टेंट आ जाएगा सिंपल √2a। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट होता है √2a। अब आते हैं 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट r बराबर 2a, रिजल्टेंट r बराबर 2a cos 120/2, cos 120/2, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। cos 60 होता है हाफ, तो r बराबर 2a, cos 60 होता है हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, r बराबर तुम्हारा सिंपल a बना। मतलब दो ऐसे वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, a और a, 120 डिग्री पर जब लग रहे होते तो a और a का रिजल्टेंट यही आता है, मतलब 10 + 10 = 10। और अब यहां पे लास्ट एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा 180 रखोगे तो 180/2 90, cos 90 0, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0, और होना भी चाहिए। मान लो एक वेक्टर ए आगे लग रहा है और एक वेक्टर ए पीछे लग रहा है, तो इनका एंगल बताओ, सॉरी रिजल्टेंट बताओ, ए आगे ए पीछे, तो 0 हो जाएगा। मान लो कि मुझे कोई 10 न्यूटन से आगे खींचे और फिर 10 न्यूटन से पीछे खींचे, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा सोचो, 10 से आगे खींचे और 10 से पीछे खींचे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। 10 से आगे खींचे, 10 से पीछे खींचे, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। बोलो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। सर tan अल्फा a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड आर सेम नहीं, रिजल्टेंट का मतलब है दो वेक्टर को ऐड करना, और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को हम आर बोले। रिजल्टेंट तो देखो वेक्टर हो गया आर, ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कह रहा हूं भाई, ये कह रहा हूं 60 डिग्री में 2a cos थीटा में 8 कैसे हुआ है? 60 डिग्री में 8, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, तो 2a cos थीटा बाई 2, 8 कहां से आया? 2a cos थीटा में 8 कहां से आया? नशा में। इसको लर्न नहीं करना है, पूरा डिराइव करके बताया।
पूरा ड्राइव करके बताया है भाई, कहां लर्न करना है इसमें। सर अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सारे क्वेश्चन उतारने कॉपी में, बिल्कुल बेटा मेहनत करनी पड़ेगी सारे क्वेश्चन उतारने। सर एंगल अगर कोई अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड एंगल होगा तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। जब तक हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं पता, जब तक हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं पता तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। जब तक हमें एंगल दो वेक्टर के बीच में नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल सकते हैं। इसको 8 बोल रहे, अरे ये तो 2 है ना, इस 2 को 30 से काटा, 2 से 60 को काटा तो ऊपर 30 आ गया। सर समझ गया लेकिन सॉल्विंग नहीं हो रहा। भाई पहले दिन पढ़ोगे और पहले दिन तुमसे सब सॉल्व हो जाएगा जरूरी नहीं है, पेशेंस बना के रखो। जितने भी जेन्युइन बच्चे हैं बेटा, ऐसा नहीं होता कि पहली बार आप पढ़ रहे हो तो पहली बार आपने देखा, जब उसको धीरे धीरे पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा ना। 120 वाले में हाफ कैसे आया, आयुष जी कह रहे 120 वाले में हाफ कैसे आया। वाह बेटा, 120/2 कितना होगा, 120 को 2 से काटेंगे 60 होगा। cos 60 हाफ होता है, साले पढ़े नहीं हो, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, हैं? पढ़े नहीं हो, cos 60 हाफ होता है, एकदम चमन गधे हो। एक होता है गधा, एक होता है चमन गधा। चमन गधा जानते हो क्या होता है? देख r बराबर होता है 2a cos θ/2, जहां पे दो वेक्टर के बीच में ये एंगल थीटा है, θ/2 फॉर्मूला है जहां पे थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और वो 0 डिग्री पर लग रहा हो तो उसका रिजल्टेंट आता है 2a। कब? जब वो 0 डिग्री पर है। जब वो 60 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट आता है √3 टाइम्स ऑफ a। जब वो 90 डिग्री पर लग रहा है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसका रिजल्टेंट होता है √2a। जब दो वेक्टर 120 डिग्री पे लग रहा हो तो उसका रिजल्टेंट यही रहता है, और जब दो वेक्टर 180 डिग्री पे लग रहा हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट 0 होता है। अब इसको फील करो जैसा कि तुमने पहले सवाल में फील किया था। जब एंगल 0 डिग्री है, फील करना बेटा, जब एंगल 0 डिग्री तो रिजल्टेंट 2a, उसके बाद रिजल्टेंट √3 है, मतलब कम हो गया ना, 2a मतलब दोगुना ऑफ a, √3 का मतलब होता है 1.71, कम हुआ। हाँ, √3 से और कम हुआ √2a, √2a से और कम हुआ a, और a से और कम हो गया 0। तो जैसे जैसे दो वेक्टर का एंगल बढ़ता है, उसके एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, उसकी वैल्यू घटती जाती। देखो ना, यहां पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स भी है 10 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल है 0, तो देखो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स 20 न्यूटन आएगा। अगर एक फोर्स है बेटा 10 न्यूटन का और एक और फोर्स है 10 न्यूटन का और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो नेट फोर्स कितना आएगा, सीधा देख के बता सकते हो सर, √3 × 10 न्यूटन आंसर, √3 टाइम्स ऑफ फोर्स। यही तो सिखाया है। 10 10 20 2f हो जाएगा, यहां पे ये क्या हो जाएगा, √3f हो जाएगा। अब मान लो ये 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है 90 डिग्री पर, देखो 90 डिग्री पर, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 10 न्यूटन। बोलो, अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देखो ये F1 है और ये F2 है, और इनके बीच में है बेटा एंगल 120 डिग्री। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स, ये 10 न्यूटन का फोर्स और ये 10 न्यूटन का फोर्स किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, दो फोर्स 10-10 न्यूटन का, एंगल 120 डिग्री, तो नेट फोर्स आपका 10 न्यूटन ही बचेगा। अगर 10 न्यूटन का फोर्स यहां पे F1 लग रहा है आगे और यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स F2 लग रहा है पीछे, तो रिजल्टेंट फोर्स तुम खुद ही बताओ ना कितना हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन से आगे खींचूंगा, 10 न्यूटन से पीछे खींचूंगा, F नेट बताओ क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो ऊपर थ्योरी समझा रहा था आपको, उसका एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया, नीचे बताओ, उसका एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया। देखो ना कहां पे क्या क्या जोरदार विजुअलाइजेशन के साथ बताया तुम्हें, क्या जोरदार विजुअलाइजेशन के साथ बताया। देखो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हाँ सर 10 न्यूटन का लग रहा है आगे, 10 न्यूटन का आगे लग रहा है, टोटल 20 हो गया। ये देख भाई मेरे, ये देख भाई मेरे, पहले कितने न्यूटन का लग रहा है सर, 10 न्यूटन का, दूसरा कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, एंगल कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री पर क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ फोर्स, देखो √3 × F हो गया। ये देख, ये देख 10 न्यूटन, हाँ सर 10 न्यूटन, ऊपर 10 न्यूटन, 10 10 क्या होगा √2 टाइम्स ऑफ 10, क्योंकि 90 डिग्री पर √2 टाइम्स ऑफ फोर्स हो जाएगा।
10 और 10, देखो 120 डिग्री पे ए और ए का सम कितना है, ए ही रह गया। तो देखो 10 और 10 का सम 10 ही रह जाएगा, देखो। और 180 डिग्री पे देखो 0 हो गया। क्या ब्यूटीफुल तरीके से आपको यह चीज बता दिया। काइंडली ऑफ द क्लास, प्लीज काइंडली गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ये मेरा क्लास है, शुरू कब होगा वो मैं डिसाइड करेगा, और खत्म कब होगा ये मैं डिसाइड करेगा। बहुत एटीट्यूड है बेटा मेरे में, बहुत ज्यादा, और मैं ये रखना चाहता हूं, क्योंकि एटीट्यूड ऐसे ही अरे गरे बैठे बैठे नहीं आया है, बहुत मेहनत करके आया है। एमआर नाम है मेरा, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत दिक्कत आई ना, बहुत गंदे तरीके से आप स्पैम किया, बदतमीजी किया, कोई बात नहीं, 10 मिनट का ब्रेक लगाया, वापस आया और पूरे अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी पढ़ाई। बहुत एटीट्यूड है, और ये अरे गहरे बैठ के नहीं आया है, मेहनत करके और तपस्या करके आया है। 20-20 घंटे एक बार खड़े होकर पढ़ाने से आया है। हर बच्चा जब सेलेक्ट होकर आके कहता है कि सर आपसे पढ़े हो, गुरु हो, उससे आया है, और ये रहेगा, और बना के रखना चाहता हूं, और इसको और बढ़ाना चाहता हूं। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। एमआर नाम है, एटीट्यूड बढ़ता रहेगा, और ये एटीट्यूड बना रहेगा। झेल पाओगे तो क्लास लो, नहीं तो आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, क्योंकि सिलेक्शन में वैसे भीड़ कम हो जाता है। आओ। हाँ, एटीट्यूड होगा भी क्यों नहीं। हर लेक्चर जो यूट्यूब पे जाके लेता हूं ट्रेंडिंग में जाता है, देखा है कहीं कहीं भी, कहीं भी। इसका एटीट्यूड है रहेगा। और देखो मैं सबको नहीं कह रहा हूं, प्लीज भाई, बस दिल पे मत लेना, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्पैमर को सुनाना जरूरी है, तुम भी समझो। तो सुन लो, अरे मजा कैसे आएगा। ये फन जो है हम सबको देना चाहते हैं। ये फन कैसे आएगा जब किसी को जो जलता हो तुमसे, परेशान करे, तो उसको तो और जलाओ। तो मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सब ज्यादा मत लेना, उनको कह रहा हूं जिनकी जलन बढ़ रही है। और कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा। ये मेरी क्लास है, ये तेरे अनुसार नहीं। वो भूल जा, कोई जो टीचर तेरा धोता होगा तो जाके धुलवा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ना तो सहलाऊंगा, ना धुलाऊंगा, ना लव यू और डैश नहीं बोलूंगा, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है। फर्क मुझे सिर्फ एक ही बात से पड़ता है, मेरे कंटेंट से और सिलेक्शन से। बाकी बाहर में जाओ, मैं ना तो सहलाऊंगा ना धोऊंगा, समझ गया। सुनब एक डायग्राम पे बेस्ड सवाल है। ये देख, एक फोर्स है 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करके F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट बताना है। तो पहला यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं, 5 न्यूटन ही रहेगा। दूसरा आंसर लिख रहा हूं, √3 टाइम्स ऑफ 5 न्यूटन आ जाएगा। तीसरा मैं कह रहा हूं नहीं सर 0 आ जाएगा, √2 5 न्यूटन आएगा, √2 5 √2 आएगा। इसको ऐसे लिख लो, अच्छा लगता है, 5 √3, √3 इंटू 5 है 5 √3, मल्टीप्लाई ही तो है, न्यूटन ही तो है, और D0। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सवाल को ध्यान से देख के करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान से देख के करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। मजाक नहीं होती भाई। चलो, और कोई क्लास खत्म नहीं होगी आज। पड़ोसी जरा फाट जाए छाती, राती पड़ोसी जरा फाट
चलिए ध्यान से देखिए, एंगल देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेल से टेल और हेड से हेड मिलाते हैं। एंगल देखने के लिए क्या करते हैं, टेल से टेल और हेड से हेड मिलाते हैं। युवा शक्ति की बैठक बने रोज रोज भोकार। तुम्हारे युवा शक्ति की बैठक बने रोज रोज भोकार। विपक्षी हक्का बक्का भय जिला में फैला टोटोकार। ताता लगा माहौल गरम पे गुंडाई रही हमेशा चरम पे। आए दिन हर भाई का बर्थडे मना रहेगा। दबदबा बना रहेगा। एंगल देखने के लिए हम क्या करते हैं भाई साहब, एंगल देखने के लिए क्या करते हैं, हम टेल से टेल मिलाते हैं। एंगल देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेल से टेल मिलाते हैं। तो ये F2 का हेड है और F1 का टेल है, ये एंगल सही नहीं है। दिस इज नॉट अ करेक्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल सही क्या होगा, हमें F2 को नीचे शिफ्ट कर दो। F2 का टेल यहां पे है, F2 का हेड है, F2 को नीचे शिफ्ट कर दो कि F2 का टेल और F1 का टेल मिला। ये एंगल तुम्हारा एंगल बिटवीन द वेक्टर है। तो ये F1 5 न्यूटन और F2 भी 5 न्यूटन और दोनों के बीच में एंगल 120 सही है। तो आंसर हो जाएगा तेरा ए, आंसर हो जाएगा ए। अब गलती से मुझे पता है कि बी दिया होगा, बहुत लोगों ने बी दिया होगा, बी पे जाता है। बी है 50% लोगों ने बी दिया है। अब 50% लोगों की डैश हो गई ना, बहुत मजा आई। 50% लोगों की डैश हो गई ना, बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। कितने लोगों ने सही किया, 40% लोगों ने फिर भी यहां पे सही किया है, सही किया। बताओ कैसा लगा, सॉरी बोल सर, थोड़ा हो गया। अबे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये तो थोड़ा कैसे हो गया। और इनमें से जिनकी डैश हुई है उनमें सबसे पहले है स्वप्नदीप रोज, इनका रोज डैश होता है। पंखुज, साक्षी टुरमुरे, शाहिद मेलमिंडिंगो, शुभम शर्मिला, ये सब गधे हैं। स्पैमर तो नहीं बोलूंगा, जज्बाती होकर जल्दी आंसर करती है। क्यों भाई क्यों, दो चीजें हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखने के लिए टेल और टेल को एक साथ मिलाते हैं और हेड को एक साथ मिलाते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए टेल और टेल को एक साथ और हेड को एक साथ मिलाते हैं। हाँ सर, ये तो कैसा सवाल लगा, सोच के बताओ। बनाया इस सवाल को, हाथों से बैठ के बनाया है कि बच्चे से गलती कराएं, क्योंकि आज आप गलती करेंगे तभी आप कल सही करेंगे। ये पहला नियम होता है, आज आप गलत करेंगे तभी आप कल सही कर पाएंगे। देखो 5 न्यूटन, इसका हेड यहां है और इसका हेड यहां है, तो ये हेड से टेल मिल रहा है, ये एंगल सही नहीं है, एंगल ही सही नहीं है। इसको नीचे दिख रहा है 60 न्यूटन, लेकिन 60 न्यूटन F1 F2 के बीच का एंगल सही नहीं है, ये आएगा 120 आएगा। बताओ समझ में आया। चलो आगे देखो, 2 forces 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, 2 forces 10 Newton and 6 Newton acts upon the body. The direction of the forces are unknown. Then resultant of the force on the body may be. अब डायरेक्शन हमें नहीं पता, एक फोर्स है 10 न्यूटन का, एक फोर्स है 6 न्यूटन का, डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है। तो डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो देख लो इसकी रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगी। जब इनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, और 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा। वो रिजल्टेंट कहीं आ रहा है तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 90% लोग इसको सही करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है भाई साहब, मुझे पूरा भरोसा है कि 90% से ज्यादा सही होगा। पोल क्रिएट कर रहा हूं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 90% से ज्यादा लोग इसको सही करेंगे, एकदम धुआं कर देंगे। नाइन्टी परसेंट से लोग ज्यादा करेंगे इसको सही। नाइन्टी परसेंट से ज्यादा लोग इसको सही करेंगे। कम ऑन, यू कैन डू इट। अब सुन, अगर एंगल 0 होता, हाँ जी सर नमस्कार, आज आप ऑफ छुट्टी पे हो गया। अरे यार मुझे मैसेज आया कि सर की क्लास नहीं है। ये कौन सा नशा करते हैं, समझ नहीं आता। अरे यार मैं तो जोश में इसलिए पढ़ा रहा था कि मुझे मैसेज आया,
सर आज भी केमिस्ट्री कैंसिल है। मैम कहाँ कैंसिल है? सर तो बोल रहे कि मैं लूंगा क्लास। चलिए तो आप बताइए, 16 से 4 के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है ना? तो 16 के 4 के बीच में 15 तो आ सकता है। हाँ, 4 से कम नहीं आ सकता तो 3 न्यूटन नहीं आ सकता, 16 से ज्यादा नहीं आ सकता, 4 से कम नहीं आ सकता, 15 न्यूटन आंसर। कितना लॉजिकल सवाल है, क्या आप समझ पाए? मुझे पूरा भरोसा है यार तुम सीख गए होगे। अरे यार दिल तोड़ दिया तुमने। क्या यार 3 न्यूटन कैसे आ जाएगा? 10 और 6 अगर 0 डिग्री पर है तो 16 न्यूटन, और अगर 180 डिग्री पे तो 4 न्यूटन। 4 से कम कैसे तूने कर दिया यार? नहीं नहीं, 90% भरोसा था। जब तक 90 क्रॉस नहीं करेगा तब तक सवाल कराता रहूंगा मैं। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो सिंपल वो थ्योरी है, नहीं छोड़ूंगा ही नहीं मैं, छोड़ूंगा ही नहीं मैं, छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे जो करना है कर ले, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। गलत कैसे कर दिया तूने? मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। कौन बनेगा डॉक्टर डैश KBD जब तक 90% नहीं क्रॉस करेगा? जरूरत पड़ेगा तो अमित सर के पैर पकड़ लूंगा मैं। अमित सर अगर देख रहे हो वीडियो तो मैं आपका पैर पकड़ के माफी मांगता हूं, जो भी है। जब तक ये 90% क्रॉस नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। जो भी आएगा सामने मैं पैर पकड़ लूंगा, लेकिन नहीं छोड़ूंगा। चलो चलिए ये सवाल देखिए, पैर पकड़ लूंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। चलिए सवाल देखिए, R बराबर A प्लस बी वेक्टर है, मतलब ये बता रहा है कि रिजल्टेंट A और B का R है। सिंपल A वेक्टर और B वेक्टर को जोड़ा तो आ रहा है, एंड R बराबर A प्लस बी आ गया। देन एंगल बिटवीन द वेक्टर मस्ट बी, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होना चाहिए? सुन सवाल क्या कह रहा है, सवाल पहले समझो, लैंग्वेज समझो। R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर, कह रहा है A वेक्टर और B वेक्टर को जोड़ा तो रिजल्टेंट R होगा, ये रिलेशन है। एंड कंडीशन दिया है, कंडीशन बिटवीन A B एंड R, A B एंड R की सिंपल R बराबर A प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड जोड़ के R का मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो एंगल बिटवीन A एंड B क्या होगा? चलो करो, 45 सेकंड का समय देता हूं और तेरा समय शुरू होता है अब। चल कि अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर R वेक्टर आया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर R वेक्टर आया, हां सर, देन एंगल बिटवीन A एंड B क्या होगा अगर R बराबर सिंपल A प्लस बी है? तो ये तो कराया यार, ये तो कराया है। और क्या कराया मैंने, क्या सुना है तुम्हें? और मैंने क्या सिखाया तुम्हें? जी सर, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? 100% जब तक नहीं आएगा नहीं छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना, देखी जाएगी आज। हाँ चलो ठीक है, आर्या पार की लड़ाई, जब तक 100% नहीं पहुंचेगा छुट्टी नहीं देना, अमित सर ने बोला है। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लेना आप। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। लड़ेंगे सर, अब लड़ेंगे। आओ, आपने तो सर ने ही बोल दिया कि 100% जब तक नहीं पूछना है नहीं छोड़ना है। अब लो भाई, तो अब तो चलो 0 आएगा आंसर। क्यों? ये तो यही सिखाया है ना कि जब 0 डिग्री होता है तो A और B वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो सीधा उनका मैग्नीट्यूड का सम होता है, तो A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सी आंसर आना चाहिए। अरे यार ये कौन है? डंडा तोड़ दूंगा मैं तेरे सर पे। ये कैसे जवाब दे रहे हैं यार? इसमें तो 90 आना चाहिए था। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ये तुम्हें नहीं बताया कि अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर R वेक्टर आएगा और उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो सिंपल R का मैग्नीट्यूड A और B के बराबर होगा। अगर 90 डिग्री है तो R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। अगर 180 डिग्री है तो R बराबर A माइनस B आएगा। ये नहीं बताया क्या तू मेरे? जानबूझ के कर रहे हो क्या? जानबूझ के कर रहे हो कि क्या क्या ये क्या तरीका है तेरा? ये तो 6 बार सिखाया है कि अगर A वेक्टर और B वेक्टर का वेक्टर सम R है और अगर A और B के बीच में एंगल 0 तो सिंपल उनका मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा रिजल्टेंट। A वेक्टर प्लस B वेक्टर ऐड कर रहे हैं लेकिन उनके बीच का एंगल 180 है तो उनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा। नहीं बताया क्या? यार अब तो हम, चलो अब ये करो, अगर रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस बी का R है एंड एक कंडीशन दिया है कि एंड
आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर बराबर होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी मे बी। नहीं समझा? ये कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आर मिलेगा, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर के बराबर है। इसका स्क्वायर इधर लाओगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये कितने एंगल पे संभव है? ये कंडीशन, ए और बी को जोड़ता हूं तो रिजल्टेंट आर आता है। ये कितने एंगल पे संभव है? कितने एंगल पे संभव है बताओ? हिंट ले ले यार, कम से कम यहां से तो हिंट ले ले, यहां से तो हिंट ले ले, कितने एंगल पे संभव है? यहां से तो हिंट ले ले। चमन चोमू कहीं का। हिंट लेके तो कर ले भाई। %95 तो कम से कम ला, तभी छोड़ूंगा मैं। ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर एंगल 0 डिग्री होता तो सिंपल आर बराबर ए प्लस बी आता, 180 होता तो आर बराबर ए माइनस बी आता। 90 पे ही तो ये स्क्वायर को इधर ले जाओगे, रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने पे आता है? 90 पे। ए 94.22। ये अभी भी ये 2% लोग कौन से जिंदगी जी रहे हैं? ये कहां से 60 डिग्री और 120 डिग्री आएगा? जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो 60 का कंसेप्ट लगता है। देखो 94 पे पहुंचे हो तुम यार, कैसे बेइज्जती करा रहे हो? 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 2 वेक्टर है और दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है? 2। देन रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर में भी, देखो 2 वेक्टर है, ए की मैग्नीट्यूड है 2, बी की भी मैग्नीट्यूड है 2। ये कह रहा है कि 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर में भी 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 2 वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 2 है, 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, 2 लोग हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 2 है, मतलब ए की मैग्नीट्यूड 2 और बी की मैग्नीट्यूड 2, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये अभी तो सिखाया तुम्हें कि इनका रिजल्टेंट अगर एंगल नहीं पता है तो कहां से कहां तक जाएगा, तो देख लो कहां से कहां तक जाएगा। प्लीज बेटा प्लीज करो। इसमें तुम 90 प्लस अगर पहुंचा दिए ना तो मैं छोड़ दूंगा, इसमें 90 प्लस पहुंचा दिए तो छोड़ दूंगा। सपना तो पूरा तू नहीं कर पाया अपने टीचर्स का। अमित सर कह रहे थे, कसम खाई है सर ने, कि जब तक 100% नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बताओ किस इज्जत से अब हम छोड़े और वो पढ़ाएंगे? बताओ किस इज्जत से? सो मच बेइज्जती। बताओ बताओ। दो वेक्टर का मैं 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 2 वेक्टर, 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, मतलब 2 वेक्टर ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड 2 है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? जब 0 डिग्री पर लगेंगे तो 4 होगा और 180 डिग्री पे 0 होगा, तो 0 से 4 के बीच में आएगा, बिटवीन 0 to 4, बिटवीन 0 to 4। तो 2 तो उनके बीच में सही है, 8 4 से ज्यादा है, 5 4 से ज्यादा है, 6 4 से ज्यादा है, तो आंसर इज ए। चलो छोड़ देता हूं क्लास अब। होल 90% हो गए। चल बोला था 90 से ज्यादा होगा तो छोड़ दूंगा, छोड़ देता हूं। चल तू भी क्या याद रखेगा? जा जा बेवफा जा, जा बेवफा जा, तू भी क्या याद रखेगा? भुला दिया तुम्हें बेवफा, जा जा।